क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी सामान की ज़रूरत ना होते हुए भी उसे सेल्समैन के अच्छे और फ्रेंडली नेचर की वजह से खरीद लिया हो? क्या आप हमेशा मेजॉरिटी लोगों की पसंद के हिसाब से सामान खरीदते हैं? क्या आपको अपने किसी दोस्त से जलन हुई है? क्या आपको कई ऑप्शंस में से एक को चुनना मुश्किल लगता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप भी दूसरे लोगों की तरह ही हैं। आप भी गलत सोच की पकड़ में हैं। इस समरी से आपको पता चलेगा कि क्यों लोग क्लियरली सोचने में फेल हो जाते हैं। आप कॉग्निटिव वॉइसनेस और मेंटल शॉर्टकट के फायदे और नुकसान के बारे में भी जानेंगे। यह समरी आपको फैसले लेने में ज़्यादा लॉजिकल और बेहतर बनने में मदद करेगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बुक समरी में। आज की बुक समरी है द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, जिसे लिखा है रॉल्फ डोवेली ने। रॉल्फ डोवेली एक राइटर और एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने साइकोलॉजी में MBA और PhD की है। रॉल्फ डोवेली वर्ल्ड्स डॉट माइंड्स के फाउंडर भी हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट और थिंकर्स की एक कम्युनिटी है। उन्होंने द आर्ट ऑफ द गुड लाइफ और स्टॉप रीडिंग द न्यूज जैसी फिक्शन और नॉन फिक्शन किताबें भी लिखी हैं। पहला चैप्टर है द ब्लैक स्वान। सदियों से लोग यही सोचते आए थे कि हंस सिर्फ सफ़ेद होते हैं। किसी ने भी दूसरे रंग के हंस कभी नहीं देखे थे, इसलिए सभी ने मान लिया था कि हंस सिर्फ सफ़ेद ही होंगे। हालांकि 1997 में ब्लेम डी ब्लैमिंग नाम के एक्सप्लोरर ने ऑस्ट्रेलिया में काले हंस को देखा। तब से ब्लैक स्वान यानी काला हंस रेयर, इम्पॉसिबल, अनप्रेडिक्टेबल और हैरान करने वाली घटना का सिंबल बन गया है। स्टैटिस्टिशियन और ऐसे लिखने वाले नसीम निकोलस तालेब ने अपनी किताब द ब्लैक स्वान में इस कंसेप्ट के बारे में बताया है। आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हर दिन डो जोन्स इंडेक्स थोड़ा ऊपर या नीचे गिरता रहता है। इन्वेस्टर्स को शेयर मार्केट के हल्के उतार चढ़ाव से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 19 अक्टूबर 1987 के दिन इसमें अचानक 22% की गिरावट आई। इस क्रैश ने दुनिया भर के कई लोगों पर असर डाला और आज भी इसे हिस्ट्री में एक खास घटना माना जाता है। इस तरह ब्लैक स्वान एक ऐसी घटना है जो आपके जॉब, बिजनेस, आपके जीवन और आपके देश पर असर डालता है। ब्लैक स्वान पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। आपके करियर में एक बड़ा ब्रेक मिलना या सोने की खान मिलना पॉजिटिव ब्लैक स्वान का एग्जाम्पल है। उसी तरह धरती पर एक बड़ा शूटिंग स्टार का टकराना नेगेटिव ब्लैक स्वान का एग्जाम्पल है। ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, और ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं हैं, वो हो भी सकती हैं। नॉन फैक्ट आसान होते हैं, वे जनरल नॉलेज की तरह हैं। नॉन अननोन सवालों की तरह होते हैं, जैसे कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, क्या इंटरनेट हमें स्मार्ट या स्टूपिड बना रहा है। इस बात का चांस है कि फ्यूचर में हमें इसका जवाब मिलेगा, लेकिन अननोन्स इन सबसे अलग हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 सदियों पहले कोई भी यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि सोशल मीडिया हमारे जीवन पर राज करेगा। तो हमें ब्लैक स्वान के बारे में क्यों जानने की ज़रूरत है? क्योंकि वह कुछ सालों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं। हम फ्यूचर के लिए प्लान बनाते हैं, लेकिन यह हमें ब्लैक स्वान के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं करता। इसके अलावा हमारा ब्रेन शिकार करने और चीज़ों को इकट्ठा करने में मदद करते हुए डेवलप हुआ है। स्टोन एज में हमारे पूर्वजों का सामना किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ से नहीं हुआ था। वे बस हिरण का पीछा करते थे, जो कभी तेज, कभी धीरे, कभी मोटा या पतला होता था। उन्होंने जो कुछ भी देखा उसे प्रेडिक्ट करना और सीखना बहुत आसान था। लेकिन आज का मॉडर्न वर्ल्ड अलग है। हमारा ब्रेन टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस के साथ नहीं चल सकता है। कई लोगों ने ब्लैक स्वान को एक्सपीरियंस किया है और मिलेनियर बन गए। एग्जाम्पल के लिए J.K. रोलिंग, लैरी पेज और उसेन बोल्ट, जिन्होंने एक ब्रेक थ्रू से बहुत कामयाबी और पैसा हासिल किया। ऐसा कर पाना हाल के सालों में ही पॉसिबल हो पाया है। तो हमें ब्लैक स्वान की नॉलेज से कैसे फ़ायदा हो सकता है? अपने आप को उस सिचुएशन में रखें जहां आपके पास एक पॉजिटिव ब्लैक स्वान हो सकता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, आर्टिस्ट और इन्वेस्टर जैसे लोगों के पास ज़्यादा मौके होते हैं, क्योंकि किसी न किसी दिन बहुत से लोगों को उनका प्रोडक्ट पसंद आ जाता है। दूसरी ओर एम्प्लॉयज, जर्नलिस्ट या डेंटिस्ट जैसे लोग जो अपना टाइम बेचते हैं, उनके पास कम मौके होते हैं, क्योंकि उनका बड़ा ब्रेक कभी नहीं आता है। नॉर्मली आप कर से दूर रहकर, पैसे बचाकर और सावधानी से अपने पैसे इन्वेस्ट करके नेगेटिव ब्लैक स्वान से बच सकते हैं। बचत करें, चाहे आपको बड़ा ब्रेक मिले या ना मिले। नेक्स्ट है सोशल प्रूफ। इमेजिन कीजिए कि आप किसी कंसर्ट में जा रहे हैं। रास्ते में आप देखते हैं कि बहुत से लोगों की भीड़
आसमान की ओर देख रही है। नेचुरली आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर माजरा क्या है और आसमान की ओर देखने लगते हैं। इसे सोशल प्रूफ कहते हैं। कंसर्ट में सोलो परफॉर्मेंस देने वाला आर्टिस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल दिखाता है। ऑडियंस में से कोई एक ताली बजाने लगता है और देखते ही देखते बाकी लोग भी ताली बजाने लगते हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं। यह भी सोशल प्रूफ है। कंसर्ट के खत्म होने पर आप अपना कोट वापस लेने के लिए काउंटर पर जाते हैं। आप देखते हैं कि कुछ लोग वहां के स्टाफ को टिप दे रहे हैं, जबकि ये उनकी सर्विस कंसर्ट के टिकट प्राइस में पहले से ही शामिल था। अब सोशल प्रूफ की वजह से आप भी दूसरों की तरह वहां टिप देते हैं। सोशल प्रूफ को भेड़ चाल भी कहा जा सकता है। यह तब होता है जब लोग दूसरों को फॉलो करते हैं और मानते हैं कि वह जो काम कर रहे हैं वह सही है। जब ज़्यादा लोग कोई काम करते हैं या किसी बात को मानते हैं तो ऐसा मान लिया जाता है कि वह सही व्यवहार या विचार ही होगा। इंसान बिना सोचे समझे दूसरों की देखा देखी करता है। फैशन, फूड और ट्रेंड के पीछे का कारण यही सोशल प्रूफ ही है। इसके नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे जब लोग शेयर मार्केट में घबरा जाते हैं या धर्म के नाम पर एक साथ सामूहिक आत्महत्या कर लेते हैं। 1950 में फेमस साइकोलॉजिस्ट सोलोमन एस ने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। इसमें दिखाया गया कि कैसे आपके दोस्तों का दबाव आपके कॉमन सेंस को बर्बाद कर सकता है। इसमें एक पार्टिसिपेंट को 4 लाइन बना हुआ एक कागज का टुकड़ा दिया गया। उस पार्टिसिपेंट को सेम हाइट वाले उस लाइन को चुनना था जो ओरिजिनल लाइन के बराबर ऊंचाई वाला था। लाइन ए छोटी थी, लाइन बी लंबी और लाइन सी ओरिजिनल लाइन के जितनी लंबी थी। जब पार्टिसिपेंट टेस्ट रूम में अकेला होता था तो वो हमेशा सही जवाब दे रहा था, तब उसे यह काम आसान लग रहा था। लेकिन फिर उस साइकोलॉजिस्ट ने 5 एक्टर्स हायर किए, जिन्हें उस पार्टिसिपेंट के साथ उस कमरे में टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए कहा गया। उन्हें कहा गया था कि उन्हें आंसर में लाइन ए को चुनना है। उन सब की बात सुनने के बाद पार्टिसिपेंट सोच में पड़ गया और अब 33% बार उसने गलत आंसर बताया, क्योंकि वह उन 5 एक्टर से इन्फ्लुएंस हो गया था जिन्होंने लाइन सी की जगह लाइन ए को सही जवाब बताया था। सोशल प्रूफ का हम पर इतना गहरा असर क्यों पड़ता है? यह हमारे पूर्वजों के लिए जिंदा रहने की एक अच्छी स्ट्रेटजी थी। इमेजिन कीजिए कि 50,000 साल पहले आप सेरेगनेटी के मैदानों पर दूसरे लोगों के साथ शिकार करने गए हैं। अचानक से वे सभी भागकर झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। अब आप क्या करेंगे? क्या आप रुककर ये सोचेंगे कि उन लोगों ने शेर देखा या कोई ऐसा जानवर जिसे खाया जा सकता था? नहीं, आप तुरंत उस ग्रुप को फॉलो करेंगे। पहले काम करो, बाद में सोचो। उस जमाने में जो इंसान दूसरों से अलग व्यवहार करता था वो शायद जिंदा नहीं बचता होगा। आप उस होमो सेपियंस के वंश से हैं जो दूसरों की नकल करते थे और जिंदा बच पाते थे। इस तरह सोशल प्रूफ हम में गहराई से समाया हुआ है। हम अभी भी इसका यूज करते हैं, भले ही यह हमारे जीवन में किसी भी तरह की मदद ना करे। बिजनेस, गवर्नमेंट और लीडर्स अक्सर सोशल प्रूफ के प्रति हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। कॉमेडी और टॉक शो पंच लाइन के दौरान रिकॉर्डेड हंसी बजाते हैं ताकि लोगों को हंसने के लिए एनकरेज किया जा सके। सोशल प्रूफ का एक और फेमस एग्जाम्पल है जब 1943 में नाजी के प्रोपोगंडा मिनिस्टर जोसेफ गोवल्स ने एक भाषण दिया था। आप इसका वीडियो क्लिप ऑनलाइन देख सकते हैं। जर्मनी हार रहा था और नाजी लोगों को लड़ने के लिए कह रहा था। जोसेफ ने कहा, क्या आप एक बड़ा और भीषण जंग चाहते हैं? क्या आप ऐसा जंग चाहते हैं जो आपने कभी नहीं देखा हो? यह सुनकर भीड़ जोर से चिल्लाने लगी। अगर लोगों से अलग अलग करके यही सवाल पूछा गया होता तो शायद ही कोई इस क्रेजी आइडिया के लिए हाँ कहता। इसलिए मेजॉरिटी की बात को मानने से सावधान रहें, खुद सोचें, अपनी नॉलेज और इंट्यूशन के बेसिस पर सही और गलत का फैसला करें। नेक्स्ट है संक कोस्ट फैलेसी। एक रात राइटर रॉल्फ डोवेली और उनकी पत्नी थिएटर में फिल्म देख रहे थे। आधी फिल्म होने के बाद रॉल्फ ने कहा कि उन्हें घर चले जाना चाहिए क्योंकि फिल्म बोरिंग है, लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि उन्हें टिकट के $30 वेस्ट नहीं करने चाहिए। रॉल्फ ने जवाब दिया, नहीं, वो पैसे डूब चुके हैं। हमने टिकट खरीदकर पैसे पहले ही खर्च कर दिए हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम फिल्म देखें या ना देखें। उनकी पत्नी ने उन्हें ऐसा देखा जैसे वो कोई सन की हो। अल्टीमेटली वह जीत गई और रॉल्फ को बाकी फिल्म भी देखनी पड़ी। अगली सुबह रॉल्फ एक मार्केटिंग मीटिंग में गए। टीम का एडवर्टाइजमेंट कैंपेन 4 महीने पहले शुरू हो गया था, लेकिन उससे अब तक उन्हें कोई फायदा नहीं हो पाया था। रॉल्फ उन मेंबर्स में से एक थे जो अब इस कैंपेन को बंद करना चाहते थे, लेकिन कंपनी के
एडवर्टाइजिंग मैनेजर ने जोर देकर कहा कि उन्होंने कैंपेन में बहुत पैसा लगा दिया है, अगर उन्होंने इसे बीच में ही छोड़ दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। या वो संक कॉस्ट फैलेसी के शिकार हो गए थे। रॉल्फ के एक दोस्त थे जो कई सालों तक एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहे थे। वो लड़की बार बार उनके दोस्त को धोखा देती, फिर वापस आती, सॉरी बोलती और फिर कभी ऐसा ना करने का वादा करती। उस दोस्त ने रॉल्फ को बताया कि उसने अपने रिश्ते में इतना कुछ दिया है कि सब कुछ इस तरह छोड़ देना ना तो आसान है और ना सही। संक कोस्ट फैलेसी तब होता है जब हम किसी चीज में बहुत ज्यादा टाइम, एनर्जी, पैसा या प्यार लगा देते हैं। यह इन्वेस्टमेंट हमें तब भी रोके रखती है जब हम पहले से ही बहुत कुछ खो चुके होते हैं। उसमें हम जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करते जाते हैं उसे कंटिन्यू रखने की इच्छा भी उतनी ही बढ़ती जाती है। इन्वेस्टर अक्सर इस फैलेसी का शिकार हो जाते हैं। वो जब स्टॉक खरीदते हैं तो वो सिर्फ स्टॉक का करंट प्राइस देखते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। उन्हें अभी और फ्यूचर में स्टॉक का प्राइस क्या हो सकता है, इन दोनों पर ध्यान देना चाहिए। इन्वेस्टर्स को अपना स्टॉक रखकर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसे खरीदने में कितना पैसा लगाया होता है। अगर अब उस स्टॉक के परफॉर्म करने की उम्मीद नहीं है तो उसे बेचकर उन्हें अच्छा परफॉर्म करने वाले शेयर खरीदना और बेचना चाहिए। इस तरह वे ज़्यादा नुकसान से बचेंगे और उन्हें अच्छे मौके भी मिलेंगे। संक कोस्ट फैलेसी हमारी स्टेबिलिटी और विश्वास करने लायक हमारी ज़रूरतों पर डिपेंड करती है। हम अपने पहले के फैसलों को नकारना नहीं चाहते और अपनी गलतियों को मानना भी नहीं चाहते। हम सच का सामना करने की जगह ऐसा दिखावा करते हैं कि सब कुछ ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, कॉनकॉर्ड यूके और फ्रांस की गवर्नमेंट द्वारा डेवलप किया गया एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बिजनेस है। दोनों देशों की गवर्नमेंट को लग रहा था कि यह प्रोजेक्ट कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, फिर भी उन्होंने अपनी इमेज बचाए रखने के लिए इसमें पैसा लगाना जारी रखा। कॉनकॉर्ड प्रोजेक्ट को बंद करने का मतलब होता कि यूके और फ्रांस की गवर्नमेंट अपने गलत फैसले को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यही गलती यूएस ने भी की थी। वो भी संक कोस्ट फैलेसी का शिकार हुए थे। जब वियतनाम वॉर चल रहा था, यह साफ होने के बावजूद कि अमेरिका हार रहा था, वो फिर भी जंग लड़ते रहे। उन्होंने उसमें इतना कुछ इन्वेस्ट कर दिया था कि अब वो हार मानने को तैयार नहीं थे। अब बारी आपके सोचने की है। क्या आपको लगता है कि आपने किसी ऐसी चीज में अपना बहुत सारा टाइम, एनर्जी, पैसा और अटेंशन लगाया है जो अब काम नहीं कर रहा है? आप उस चीज में कितना दे चुके हैं इस पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि अगर आप उसे छोड़ सकते हैं तो इसे छोड़ दीजिए और फ्यूचर के बारे में सोचिए। जब आप उसे पकड़ कर रखेंगे तो आप और भी ज़्यादा नुकसान उठाएंगे और बेटर अपॉर्चुनिटी को भी खो देंगे। नेक्स्ट है रेसिप्रोसिटी। क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस की है जब आपने एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर किसी धार्मिक पंथ के मेंबर्स को देखा हो, फिर वे आपके पास आते हैं और आपको फूल या कोई दूसरी चीज़ देने की कोशिश करते हैं? वे आपसे कहते हैं वो सामान फ्री है या उनकी तरफ से गिफ्ट है। आप उन्हें मना करके आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन आप उनका विरोध नहीं कर पाए और आपने उनका सामान एक्सेप्ट कर लिया। बाद में आप देखते हैं कि उस धार्मिक पंथ का दूसरा मेंबर आपसे डोनेशन मांग रहा है। इस कंसेप्ट को रेसिप्रोसिटी कहा जाता है, यानी आपसी लेन देन। यह कई तरह की कैंपेनिंग और अपना सामान बेचने के तरीकों की सक्सेस के पीछे का राज है। एक इंसान किसी दूसरे इंसान के कर्ज में नहीं रहना चाहता है, वो उसका फेवर लौटाना चाहता है। यही कारण है कि कुछ इंसान या ग्रुप्स इस टेक्निक का इस्तेमाल करके फ्री में चीज़ें देते हैं, क्योंकि वह उम्मीद करते हैं कि बदले में आप भी उनके लिए कुछ करेंगे। एनजीओ और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन अक्सर रेसिप्रोसिटी को अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन खूबसूरत जगहों के पोस्ट कार्ड बांटता है। वो उसके साथ एक लेटर भी भेजते हैं जिसमें लिखा होता है कि यह पोस्ट कार्ड आपके लिए गिफ्ट है, और अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई दान नहीं करना चाहते तब भी आप इस पोस्ट कार्ड को रख सकते हैं। भले ही आपको पता हो कि यह उनकी स्ट्रेटजी है, लेकिन आप फिर भी पोस्ट कार्ड को कूड़ेदान में नहीं फेंक सकेंगे। रेसिप्रोसिटी को आप प्यार से ब्लैकमेल करना या हल्का करप्शन के रूप में भी मान सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक सेल्स एजेंट एक प्रोग्राम के लिए आपको फ्री में इनवाइट करता है। वह आपको बताता है कि उनका सामान खरीदने का आप पर बिल्कुल दबाव नहीं है, इसलिए आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी बात सुनकर आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर करने की इच्छा होगी। वो सेल्स एजेंट आपको ऐसा महसूस कराएगा जैसे आप उसके कर्जदार हैं, और वह जो कुछ भी बेच रहा है उसे खरीदकर आपको उसका एहसास लौटाना चाहिए। रेसिप्रोसिटी टेक्निक पुराने ज़माने से चला आ रहा है। हमारे पूर्वजों ने इसका इस्तेमाल जिंदा रहने के लिए किया था।
उस समय इंसान को इस बात की गारंटी नहीं होती थी कि उसे रोज खाना मिल पाएगा या नहीं। इमेजिन कीजिए कि एक दिन किस्मत से आप एक बड़े से हिरण का शिकार करते हैं। अब आप पूरे हिरण को एक ही दिन में तो नहीं खा सकते, इसलिए आप उसका कुछ हिस्सा अपने साथियों के साथ शेयर करते हैं। तो अगली बार जब आपके साथी किसी बड़े जानवर को पकड़ेंगे तो वह भी उसे आपके साथ शेयर करेंगे। जिंदा रहने की टेक्निक के अलावा रेसिप्रोसिटी रिस्क मैनेजमेंट का भी काम करता है। रेसिप्रोसिटी उन इंसानों के बीच कोऑपरेशन यानी एक दूसरे की मदद या सहयोग करने की चाबी बनता है जिनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। रेसिप्रोसिटी और लेन देन के बिना कोई ग्लोबल इकोनॉमी और इकोनॉमी का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। यह रेसिप्रोसिटी का पॉजिटिव साइड है। लेकिन मैनिपुलेशन करना और बदला लेने की भावना रखना इसका नेगेटिव साइड है। दो अपोजिट साइड तब तक आपस में लड़ते रहेंगे जब तक उनमें से कोई एक इससे पीछे हटने का फैसला नहीं कर ले। यह कंसेप्ट बदला लेने की भावना को दिखाता है। तो अब जब आप रेसिप्रोसिटी के बारे में जान चुके हैं तो अगली बार जब कोई आपको कोई चीज़ मुफ्त में देने की कोशिश करे तो समझ जाइएगा कि वो बदले में आपसे कुछ चाहता है। नेक्स्ट चैप्टर है एनवी। आप किस सिचुएशन से सबसे ज़्यादा बुरा फील करेंगे? पहला है आपके दोस्त की सैलरी बढ़ जाती है लेकिन आपकी उतनी नहीं रहती। दूसरा है आपके दोस्त और आपकी दोनों की सैलरी उतनी ही रहती है। तीसरा, आपके दोस्त और आपकी दोनों की सैलरी में 10% की कटौती की जाती है। अगर आपका जवाब सिचुएशन ए है तो चिंता ना करें, क्योंकि आप भी दूसरों की तरह जलन महसूस कर रहे हैं। जलन एक नॉर्मल इमोशन है जो इंसान के स्वभाव का हिस्सा है। एक पुरानी कहानी है जो इस तरह है। एक किसान को एक जादुई चिराग मिलता है। जब वो उस चिराग को रगड़ता है तो उसमें से एक जिन निकलता है। जिन कहता है कि वह किसान की एक इच्छा पूरी करेगा। किसान कुछ देर सोचता है, फिर कहता है मेरे दोस्त के पास एक गाय है लेकिन मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसकी गाय मर जाए। सुनकर अजीब लगा, लेकिन आप भी कभी ना कभी उस किसान के जैसी सिचुएशन में जरूर रहे होंगे। एग्जाम्पल के लिए आपके कलीग को बड़ा बोनस मिलता है और आपको सिर्फ एक गिफ्ट चेक। तब आपको भी जलन जरूर महसूस हुई होगी। हो सकता है कि इसके बाद आप उस कलीग से बात करना अवॉइड करने लगें, उनकी मदद करने से मना करने लगें, या उसके किसी भी सजेशन से आप सहमत नहीं होते थे। हो सकता है कि आपके मन में ये ख्याल तक आया हो कि उसके साथ कुछ बुरा हो जाए। जलन बड़ा ही स्टूपिड सा इमोशन है। गुस्सा या उदासी की तुलना में इसे स्विच ऑफ करना ज़्यादा आसान है। जलन महसूस करने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप किसी के पैसे, स्टेटस, सुंदरता, टैलेंट, सक्सेस से जल सकते हैं, लेकिन यह आपको सिर्फ दुखी करेगा और आपका टाइम बर्बाद करेगा। एनवी यानी ईर्ष्या और जलन को अक्सर एक मान लिया जाता है, लेकिन एनवी का मूल कारण कोई चीज़ होता है, जबकि जलन का मूल कारण कोई इंसान होता है। एनवी 2 लोगों के बीच होता है, जबकि जलन में 3 लोग शामिल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जॉस सैम से जलन महसूस करता है क्योंकि पड़ोस की सुंदर लड़की उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि हम अपने उम्र, अपने जैसे करियर और स्टेटस वाले लोगों से जलन महसूस करते हैं। हमें सालों पहले हुए एंटरप्रेन्योर से जलन नहीं होती है। हम जानवरों या पेड़ पौधों से जलन महसूस नहीं करते हैं। हम दूसरे देश के मिलेनियर से भी नहीं, बल्कि अपने शहर में रहने वाले मिलेनियर से जलन महसूस करते हैं। हम उन सक्सेसफुल लोगों से जलन महसूस करते हैं जिनका बैकग्राउंड हमारे जैसा ही था। अगर आप एक सीईओ हैं तो आप दूसरे अमीर सीईओ से जलन महसूस करेंगे। अगर आप एक सुपर मॉडल हैं तो आप ज़्यादा फेमस सुपर मॉडल से जलन महसूस करते होंगे। जैसा कि एरिस्टोटल ने कहा था, एक कुमार दूसरे कुमार से ईर्ष्या करता है। इस तरह आप एक प्रेडिक्टेबल गलती पर पहुंचते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाता है और आप न्यूयॉर्क के भीड़ भाड़ वाले पड़ोस को छोड़कर अपर ईस्ट साइड में रहने चले जाते हैं। कुछ महीनों तक आप अपने पैसे और स्टेटस का मजा लेते हैं। आपके दोस्त आपके नए एड्रेस और आपकी अचीवमेंट से इम्प्रेस होते हैं, लेकिन जल्दी ही आपको एहसास होता है कि अपर ईस्ट साइड के कई लोगों के पास आपसे भी ज़्यादा अच्छे अपार्टमेंट है। आपके नए दोस्तों के ग्रुप में आप सबसे गरीब हैं। जिन चीज़ों की आप पहले परवाह नहीं करते थे या चाहते नहीं थे, अब वो सब आपको परेशान करने लगती हैं, जैसे लग्जरी आइटम और क्लब का मेंबरशिप वगैरह। तो आप जलन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले अपनी तुलना किसी से ना करें। दूसरा, अपनी एबिलिटीज़ को ढूंढें, यानी एक ऐसा एरिया जिसमें आप सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी एबिलिटी का घेरा कितना छोटा है। इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि आप उस स्किल में बेस्ट होने चाहिए।
जलन भी बाकी सभी भावनाओं की तरह है, इसकी जड़ हमारे पूर्वजों से जुड़ी हुई है। जरा सोचिए, अगर आपके पास की गुफा में रहने वाले पड़ोसी ने किसी जानवर का ज्यादा हिस्सा खुद ले लिया हो और आपको छोटा सा हिस्सा दिया हो, तो आपको जरूर जलन महसूस हुई होगी और आपने कसम खाई होगी कि अगली बार आप एक बड़ा सा जानवर मारकर खुद बड़ा हिस्सा लेंगे। जो शुरुआती इंसान ज्यादा परवाह नहीं करते थे या बेफिक्र थे और ज्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेटेड भी नहीं थे, समय के साथ उनकी नस्ल खत्म हो गई थी और पीछे रह गए हम जो जलन करने वाले होमोसेपियंस के वंशज हैं। हालांकि मॉडर्न दुनिया में जिंदा रहने के लिए जलन करना अब जरूरी नहीं है। अगर आपके साथ काम करने वाला अगर पोर्ट से खरीदता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसने आपसे कुछ लिया है। याद रखें, किसी से भी जलन ना करें। इसकी जगह उस इंसान से जलन करें जिस तरह आप बनने का सपना देखते हैं और वहां तक पहुंचने की पूरी कोशिश करें। नेक्स्ट है द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। एक बार रॉल्फ डेवली ने अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर में रिसर्च किया। उन्होंने देखा कि वहाँ 134 तरह की शराब, 48 तरह की दही, 64 तरह के अलग अलग सफाई करने के प्रोडक्ट हैं और लगभग 30,000 तरह के सामान हैं जो वहाँ बेचे जा रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि आज लोगों के सामने कई तरह के ऑप्शन हैं, जैसे हजारों करियर, सैकड़ों मेंटल डिसऑर्डर और अनगिनत छुट्टियां बिताने की जगह हैं। हिस्ट्री में इंसानों के पास इतने ऑप्शन कभी नहीं थे। जब रॉल्फ छोटे थे तब सिर्फ 3 तरह के दही, 2 टीवी चैनल, 2 तरह के पनीर और एक टेलीफोन स्विच पोस्ट द्वारा चलाया जाता था। टेलीफोन का इस्तेमाल सिर्फ कॉल करने के लिए किया जाता था और लोग इससे संतुष्ट थे। उसके उल्टा अगर आप आज किसी फ़ोन के स्टोर पर जाते हैं तो आपको फ़ोन के अनगिनत ब्रांड, मॉडल और सर्विस मिल जाएंगे। ज़्यादा ऑप्शन का होना आज प्रोग्रेस का स्टैंडर्ड माना जाने लगा है। यह हमें स्टोन एज के हमारे पूर्वजों से अलग बनाता है। हाँ, ज़्यादा ऑप्शन का होना एक्साइटिंग तो है, लेकिन एक सीमा तक। जब ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यह हमारे लाइफ की क्वालिटी को ख़राब करने लगता है। इस कंसेप्ट को पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहा जाता है। साइकोलॉजिस्ट बैरी श्वार्ट्ज ने अपनी बुक व्हाई द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस हैपेंस में इस बात को समझाया है। पैराडॉक्स ऑफ चॉइस का दूसरा कारण यह है कि अक्सर ज़्यादा ऑप्शन होने से गलत फैसले लिए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप कॉलेज के स्टूडेंट से पूछते हैं कि उन्हें अपने लाइफ पार्टनर में कौन सी क्वालिटी चाहिए। वो जवाब में काइंड, स्मार्ट, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर जैसे कॉमन क्वालिटीज़ कहते हैं। लेकिन क्या कॉलेज के स्टूडेंट सच में डेटिंग करते टाइम इन क्वालिटीज़ के बारे में सोचते हैं? कई सालों पहले एक गांव में एक एवरेज नौजवान उन 20 लड़कियों जिनके साथ वो बड़ा हुआ है में से किसी एक को अपने पार्टनर के तौर पर चुन सकता था। वह एक दूसरे के परिवारों को और उनके बैकग्राउंड को अच्छे से जानते थे। यहाँ नौजवान का फैसला असल में कॉमन पॉजिटिव क्वालिटीज पर बेस्ड होता था। आजकल के यंग लोगों के पास ऑनलाइन डेटिंग जैसे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जहाँ उनके पास चुनने के लिए लाखों लोग हैं, लेकिन इन्हें इतने सारे ऑप्शन में से किसी एक को चुनना मुश्किल लगता है। इस तरह उनका ब्रेन उनके डिसीजन को एक क्राइटेरिया पर लाकर लिमिटेड कर देता है, जो है फिजिकल अपीयरेंस यानी लुक्स। पैराडॉक्स ऑफ चॉइस का तीसरा कारण यह है कि ज़्यादा ऑप्शन होने से निराशा होती है। एग्जाम्पल के लिए, आप नए जूते खरीदना चाहते हैं। जब स्टोर में 200 वैरायटी के जूते हों तो आप कैसे यकीन करेंगे कि आप सबसे अच्छे जूते चुन रहे हैं? इसका जवाब है कि आप नहीं चुन पाएंगे। आपके पास जितने ज़्यादा ऑप्शन होंगे, आप उतने ही ज़्यादा कंफ्यूज और नाखुश या असंतुष्ट होंगे। तो अब इस प्रॉब्लम का उपाय क्या है? उपाय ये है कि किसी स्टोर में जाने या ऑनलाइन ढूंढने से पहले ध्यान से सोचें कि आपको क्या पसंद है। अपने क्राइटेरिया की लिस्ट बनाएं और उस पर टिके रहें। साथ ही ये एक्सेप्ट करें कि आप कभी भी परफेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अपनी पसंद की गई चीज़ से खुश और संतुष्ट रहना सीखें। यही बात लाइफ पार्टनर ढूंढने पर भी अप्लाई होती है। आपको कभी परफेक्ट इंसान नहीं मिलेगा, इसलिए आप जिसे चुनते हैं उसे उसकी खामियों के साथ अपनाना और प्यार करना सीखिए। नेक्स्ट है चॉप योर नॉलेज। 1981 में मैक्स प्लैंक को फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज दिया गया और उन्होंने पूरी जर्मनी का टूर किया। वह जहाँ भी जाते क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में लेक्चर देते। वो हर जगह एग्जैक्टली सेम लेक्चर दिया करते थे। जल्दी ही उनके ड्राइवर ने उस लेक्चर के एक एक शब्द को याद कर लिया। एक दिन उसे एक ज़बरदस्त आइडिया आया। ड्राइवर ने प्लैंक से कहा, क्या हर जगह एक ही लेक्चर देते देते आप बोर नहीं हो गए? इस बार म्यूनिक में अगर मैं आपकी जगह लेक्चर दूं तो कैसा रहेगा?
आप मेरी ड्राइवर वाली टोपी पहनकर आगे की सीट पर बैठ जाइएगा। मैं आप होने का नाटक करूंगा ताकि आप थोड़ा आराम कर सकें। प्लैंक को यह आइडिया अच्छा लगा, तो उस शाम म्यूनिक में उनके ड्राइवर ने क्वांटम के बारे में लंबा लेक्चर दिया और किसी का भी इस बात पर ध्यान नहीं गया। बाद में ऑडियंस में से एक फिजिक्स के प्रोफेसर खड़े हुए और उन्होंने एक सवाल पूछा। उस ड्राइवर ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि म्यूनिक जैसी मॉडर्न सिटी का कोई इंसान इतना सिंपल सा सवाल पूछेगा जिसका जवाब मेरा ड्राइवर देगा। और आप तो जानते ही हैं कि वहाँ मैक्स ड्राइवर बने बैठे थे। नॉलेज दो तरह की होती है। पहली रियल नॉलेज है, यह उन लोगों के पास होती है जो किसी टॉपिक को स्टडी करने में बहुत टाइम और मेहनत लगाते हैं। दूसरी चौफेर नॉलेज होती है। यह तब होता है जब कोई इंसान लोगों के सामने शो ऑफ करने के लिए या खुद को अच्छा दिखाने के लिए किसी टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करता है। चौफेर नॉलेज वाले लोग शानदार आवाज़, अच्छे कपड़े पहनकर और बन ठन कर खुद को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनकी नॉलेज बहुत थोड़ी होती है। वे ऐसे बोलते हैं जैसे किसी स्क्रिप्ट को देखकर पढ़ रहे हों। बदकिस्मती से हमें हमेशा चौफेर नॉलेज का यूज करके मूर्ख बनाया जाता है। न्यूज एंकर और जर्नलिस्ट इसके एग्जाम्पल हैं। वैसे तो न्यूज एंकर उन टॉपिक्स के बारे में बड़े जानकार लगते हैं जिनके बारे में वो न्यूज प्रेजेंट करते हैं, लेकिन असल में वो बस एक रेडी स्क्रिप्ट को ही पढ़ते हैं। न्यूज एंकर ऐसे पैनल डिस्कशन ऑर्गेनाइज करते हैं जिसके बारे में उन्हें खुद पूरी नॉलेज नहीं होती है। इसी बीच कुछ जर्नलिस्ट ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुछ टॉपिक्स की रियल नॉलेज होती है जो उन्होंने सालों की रिसर्च के बाद हासिल की होती है। वह टॉपिक की गहराई को समझने की और उसमें शामिल लोगों की कहानियों को जानने की पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि कई जर्नलिस्ट अभी भी चौफेर नॉलेज की लिस्ट में आते हैं। वह गूगल सर्च और सुनी सुनाई बातों के बेसिस पर आर्टिकल लिखते हैं। उनकी रिपोर्ट हमेशा वेयाज्ड यानी पक्षपात करने वाली, छोटी और तंज कसने वाली होती है, क्योंकि उनके पास रियल नॉलेज की कमी होती है। इसीलिए चौफेर नॉलेज का शिकार होने से बचने के लिए आपको सावधान रहना होगा। एक सच्चे एक्सपर्ट और ढोंगी के बीच में फ़र्क यह है कि अगर एक्सपर्ट्स कुछ नहीं जानते हैं तो वह इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। वह अपनी नॉलेज की लिमिट को पहचानते हैं। अगर उनसे कोई सवाल पूछा जाता है जिसका जवाब उन्हें पता नहीं होता है तो वह कह देते हैं कि मुझे नहीं पता। लेकिन ढोंगी ऐसा साफ साफ कहने के बजाय बात को गोल गोल घुमा देते हैं या फैंसी शब्द बोलने लगते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है लाइकिंग वियाज। रॉल्फ डोवेली के दोस्त केविन ने एक बार मैगी वाइन की 2 बोतलें खरीदी थी। केविन शायद ही कभी वाइन पीते थे, वो तो सस्ती वाइन तक नहीं पीते थे। फिर भी वो सेल्समैन इतना अच्छा आदमी था कि उसने वाइन खरीदने के लिए केविन पर बिल्कुल जोर नहीं दिया और इस बात से खुश होकर केविन ने उससे वाइन खरीद ली। इस बीच जो ग्राड एक कार सेल्समैन है, शायद वह दुनिया के सबसे सक्सेसफुल कार सेल्समैन है। जो ने सभी सेल्स एजेंट्स को एक कमाल की टिप दी कि सबसे इफेक्टिव सेल्स टेक्निक है कस्टमर को यह विश्वास दिलाना कि आप उन्हें पसंद करते हैं और उनकी परवाह करते हैं। जो हर महीने अपने कस्टमर्स को एक कार्ड भेजते हैं जिस पर लिखा होता है हम आपको पसंद करते हैं। इस कंसेप्ट को लाइकिंग वियाज कहा जाता है। इसका मतलब है कि हम जिस इंसान को जितना ज़्यादा पसंद करते हैं उससे कुछ खरीदने या उसकी मदद करना चाहते हैं। एक रिसर्च से पता चला है कि हम उन लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो फिजिकली अट्रैक्टिव होते हैं, हमारे जैसे बैकग्राउंड, पर्सनैलिटी या इंटरेस्ट वाले होते हैं, हमें पसंद करते हैं या ज़्यादा वैल्यूएबल महसूस कराते हैं। एडवर्टाइजमेंट की दुनिया पहले 2 स्टैंडर्ड्स को यूज करती है। एडवर्टाइजमेंट में अट्रैक्टिव लोगों को लिया जाता है। जो लोग दिखने में खास नहीं हैं उन्हें एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग या मैगजीन में कभी नहीं दिखाया जाता है। उन्हें हमेशा मीडिया में अनफ्रेंडली और अनप्लेजेंट रूप में दिखाया जाता है। अट्रैक्टिव लोगों के अलावा एडवर्टाइजमेंट में ऐसे लोगों को दिखाया जाता है जो आपके और मेरे जैसे होते हैं, यानी जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वह हमारे जैसे सिचुएशन या बैकग्राउंड से आए हैं। एग्जाम्पल के लिए कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट के एड में हाउस वाइफ को दिखाया जाता है क्योंकि वो इस प्रोडक्ट की टारगेट ऑडियंस है। मिररिंग भी एड में यूज की जाने वाली एक टेक्निक है। इसमें सेल्स एजेंट पोटेंशियल कस्टमर के शब्दों, हाव भाव और चेहरे के एक्सप्रेशन को मिरर यानी कॉपी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कस्टमर धीरे धीरे बोलता है और अपना सिर खुजलाता है तो सेल्स एजेंट भी ऐसा ही करता है। यह टेक्निक कस्टमर को यह फील कराती है कि सेल्स एजेंट भी आप ही की तरह है। इस टेक्निक से आप सेल्स एजेंट को पसंद करने लगते हैं और उसका प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट तारीफों का इस्तेमाल भी करते हैं। वह कस्टमर को कम्प्लीमेंट देकर फंसाने की कोशिश करते हैं।
इन तारीफों से हमें लगता है कि सेल्स एजेंट हमें पसंद करता है और ये ऊपर बताया गया तीसरा क्राइटेरिया है। मल्टी लेवल मार्केटिंग लाइकिंग्स व्याज की वजह से अच्छे से काम करता है। $2 बिलियन की कंपनी टपरवेयर को ही देख लीजिए। उनके हाई क्वालिटी प्लास्टिक के कंटेनर लोकल सुपरमार्केट में 75% कम कीमत पर मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी टपरवेयर की सेल्स ज़्यादा है क्योंकि उनके सेल्स एजेंट रेगुलरली घर पर पार्टी होस्ट करते हैं। इस तरह मल्टी लेवल मार्केटिंग दूसरे और तीसरे स्टैंडर्ड के क्राइटेरिया को पूरा करता है, जो है सिमिलरली यानी एक जैसा होना और कस्टमर के साथ दोस्ती करना। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी लाइकिंग व्याज को यूज करते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। वो हमेशा अपने कैंपेन में औरतों और बच्चों की तस्वीरें दिखाते हैं। आप शायद ही कभी टफ दिखने वाले या घायल सैनिकों की पिक्चर बिलबोर्ड पर देखते हैं, हालांकि उन्हें भी हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है। इन्वायरमेंटलिस्ट भी चुनते हैं कि वह अपने ऐड में किस जानवर को हाईलाइट करेंगे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या WWF कभी भी अपने ब्रोशर में कीड़े मकोड़े, मकड़ियों या बैक्टीरियाओं को नहीं दिखाते हैं, जबकि ये भी हमारे इकोसिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट जीव हैं। इसकी जगह WWF क्यूट से पांडा, पोलर बियर और कोआला की पिक्चर यूज करते हैं। कोई जानवर जितना इंसान की तरह व्यवहार करता है उतना ही हम उसे पसंद करते हैं। बहुत से लोग कुत्तों को पसंद करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो कीड़ों को पसंद करते हैं। जब बोन स्किपर मक्खियों की जाति खत्म हो गई थी तो किसी को उसकी परवाह नहीं थी, लेकिन हम एम्पेरर पेंगुइन की जाति खत्म होने को लेकर चिंता करते हैं। रॉल्फ डोवेली के एक दोस्त थे डेविड। वह ऑयल पंप के डीलर थे। डेविड ने एक बार फॉरेन में एक पाइपलाइन के लिए $10 मिलियन का डील किया था। डोवेली ने अपने दोस्त को चिढ़ाते हुए कहा कि यह सब उन्होंने रिश्वत देकर खरीदा है, लेकिन ऐसा नहीं था। डेविड और उनके क्लाइंट एक बार मीटिंग कर रहे थे। अचानक वो सेलिंग के बारे में बात करने लगे। बातें करते करते उन्होंने जाना कि उन दोनों को ही सेलिंग करना कितना पसंद है, जिसके बाद बिजनेस मीटिंग से उनका ध्यान पूरी तरह हटकर सेलिंग के टॉपिक पर चला गया। उसी मिनट से वो क्लाइंट डेविड को पसंद करने लगा और वह अच्छे दोस्त बन गए, इसलिए उन्होंने डेविड को डील दे दी थी। अगर आप एक सेल्स एजेंट हैं तो अपने कस्टमर की तारीफ कीजिए, उनके बारे में कुछ पॉजिटिव सोचिए। अगर आप एक कस्टमर हैं तो इस बात पर पूरा ध्यान दीजिए कि वो प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है या नहीं। उस प्रोडक्ट के सेल्स एजेंट पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। तो समय आ गया इस बुक के कंक्लूजन का। सबसे पहले आपने ब्लैक स्वान के बारे में जाना। इसका संबंध रेयर और अनप्रिडिक्टेबल इवेंट से है। पैसे बचाकर, कर्ज से दूर रहकर और चौकन्ने इन्वेस्टर बनकर आप नेगेटिव ब्लैक स्वान से बच सकते हैं। दूसरा, आपने सोशल प्रूफ के बारे में सीखा। यह तब होता है जब लोग मेजॉरिटी लोगों के व्यवहार को फॉलो करते हैं। इसमें फंसने से बचने के लिए थोड़ा टाइम लेकर खुद सोचें और फिर फैसला करें। तीसरा, आपने संक कोस्ट फैलेसी के बारे में सीखा। यह किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने और उसे ना छोड़ने की गलती के बारे में बताता है। इस बात पर ध्यान ना दें कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है, बल्कि इस बात पर ध्यान दें कि अगर आप अड़े रहे तो आपको कितना नुकसान होगा। चौथा, आपने रेसिप्रोसिटी के बारे में सीखा। यह देने और लेने का प्रोसेस है। रेसिप्रोसिटी के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। उन लोगों से सावधान रहें जो आपको फ्री में चीज़ें देते हैं या मुफ्त में आपके लिए कोई काम करते हैं, क्योंकि असल में वह बदले में कुछ लेने की उम्मीद करते हैं। पांचवा, आपने जलन के बारे में समझा। यह एक नॉर्मल लेकिन स्टूपिड सा इमोशन है। कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें। आप में जो स्किल है उस पर ध्यान दें और उससे इम्प्रूव करते रहें। छठा, आपने पैराडॉक्स ऑफ चॉइस के बारे में सीखा। इसका मतलब है कि हमारे पास जितने ज़्यादा ऑप्शन होंगे, हमें चुनने में उतना ही मुश्किल और स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन यह है कि आप जो चाहते हैं उसके बारे में ध्यान से सोचें और किसी चीज़ को चुन लेने के बाद उसमें संतुष्ट रहें। सातवां, आपने ओपन नॉलेज के बारे में सीखा। बहुत से लोग एक्सपर्ट होने का ढोंग करते हैं। ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। सच्चे एक्सपर्ट को जब किसी सवाल का जवाब नहीं पता होता तो वो इस बात को मानते हैं, जबकि दिखावा करने वाले कभी भी नहीं मानते। आखिर में आपने लाइकिंग व्याज के बारे में सीखा। लोगों को पसंद करने के लिए हमारे पास 3 स्टैंडर्ड्स होते हैं। एक, उनका फिजिकल अपीयरेंस अच्छा होना। दूसरा, वो हमारे जैसे होने चाहिए। और तीसरा, वो हमें पसंद करते हो। सेल्स एजेंट, पॉलिटिशियन, एडवर्टाइजर सभी इन स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए प्रोडक्ट को उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पर चूज करें, ना कि उसे बेचने वाले के बेसिस पर। कॉग्निटिव एरर का मतलब है क्लियर तरीके से ना सोच पाना। हैरानी की बात है कि हम कुछ पैटर्न में इलॉजिकल तरह से सोचते हैं और बिहेव करते हैं। साइकोलॉजिस्ट कई सालों से इस पर स्टडी कर रहे हैं। अब जब आप कई कॉग्निटिव एरर्स के बारे में जान गए हैं तो आप उनसे बच सकते हैं।
हम उन्हें पूरी तरह से हटा नहीं सकते, क्योंकि जैसा कि हमने जाना, कॉग्निटिव एरर्स हमारे सर्वाइवल मैकेनिज्म के हिस्से के रूप में डेवलप हुआ है। लेकिन उनके इम्पैक्ट के बारे में अवेयर रहकर हम अपने पर्सनल लाइफ, करियर और ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा लॉजिकल फैसले ले सकते हैं। ऐसा करके हम खुद को अपने द्वारा खड़ी की गई तकलीफ़ों और इलॉजिकल थॉट्स और डिसीजन से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये बुक समरी तो यहीं समाप्त होती है। आपको इस बुक समरी का कौन सा पॉइंट, कौन सी बात अच्छी लगी, वो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट बुक समरी कौन सी सुनना चाहते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमें इनकरेज करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। जय हिंद, जय भारत।